हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे से होंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं अपना डिस्कशन, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की आर्ट एंड कल्चर के बारे में, उत्तर प्रदेश की कला और संस्कृति के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, आज हम लोग बात करेंगे मध्यकाल की और देखेंगे कि मध्यकाल में उत्तर प्रदेश में किस प्रकार से चित्रकला का विकास हुआ है। हम लोग देखेंगे कि मध्यकाल में उत्तर प्रदेश का क्या योगदान रहा है चित्रकला के क्षेत्र में। तो इससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसको आज हम लोग कवर करने वाले हैं। बात करते हैं मध्यकाल की और देखते हैं कि मध्यकाल में किस प्रकार से विकास हुआ है चित्रकला का। क्लियर। तो देखिए, मध्यकाल में आपको याद रखना है मुगल शासनकाल के बारे में। क्लियर। जो मुगल शासक हुए हैं उनके शासनकाल में चित्रकला का विकास हुआ है। क्लियर। तो मुगल शैली के बारे में आपको याद रखना है। मुगल शैली किसकी? चित्रकला की मुगल शैली के बारे में आपको याद रखना है। इसी को आगरा शैली भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि मुगलों की राजधानी हुआ करती थी आगरा, तो इसको आगरा शैली के नाम से भी जाना जाता है। तो क्या है ये? यह है चित्रकला की शैली, मुगल शैली या फिर आगरा शैली। तो ये वो शैली है जिसमें चित्रकला का विकास हुआ है, जिसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर। चलिए बात करते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे होती है। तो देखिए, चित्रकला के क्षेत्र में सबसे पहला अगर जो किसी का योगदान हम कह सकते हैं तो वो है हुमायूं। हुमायूं ने रखी है नींव चित्रकला की। क्लियर। तो हुमायूं से शुरुआत होती है चित्रकला की, पेंटिंग्स की, मध्यकालीन चित्रकला की। तो आपको याद रखना है। देखिए, हुमायूं के समय दो प्रोमिनेंट चित्रकार हैं, पेंटर्स हैं, जिनके नाम आपको याद रखने हैं। देखिए, ये पर्शियन पेंटर्स हैं जो कि हुमायूं के शासनकाल में भारत में आए थे और हुमायूं के दरबार में रहे थे। तो इनका काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा है चित्रकला के क्षेत्र में। इनके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। इनके नाम क्या हैं? मीर सैयद अली और दूसरे हैं ख्वाजा अब्दुल सम्माद। बिल्कुल भी नाम नहीं भूलने आपको। दो चित्रकार हैं, किसके समय के? हुमायूं के समय के। मीर सैयद अली और दूसरे हैं ख्वाजा अब्दुल सम्माद। याद रहेगा आपको। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, ये जो अब्दुल सम्माद हैं, इनकी जो चित्रकारी है, इन्होंने जो पेंटिंग्स की हैं, उनका संकलन हमें देखने को मिलता है गुलशन चित्रावली में। क्लियर। गुलशन चित्रावली क्या है? गुलशन चित्रावली जो है अब्दुल सम्माद की चित्रकारी की, उनकी पेंटिंग्स का संकलन है। याद रहेगा आपको। आगे बात करें, बात करते हैं मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स की। जो चित्रकला की मुगल शैली है उसके बारे में बात करते हैं। इससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसको देखते हैं। क्लियर। बात करते हैं इसके ओरिजिन की कि जो चित्रकला की मुगल शैली है उसका ओरिजिन कैसे हुआ। तो देखिए, आपको याद रखना है कि ये जो चित्रकला की मुगल शैली है ये दो शैलियों के सिंथेसिस से बनी है। कौन सी दो शैलियां हैं हमें? देखिए, एक तो है इंडिजीनियस जो इंडियन स्टाइल है, इंडियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग, और दूसरी है आपकी पर्शियन पेंटिंग। कौन सी है? पर्शियन पेंटिंग है, सफाविद स्कूल ऑफ पर्शियन पेंटिंग। क्लियर। इस समय जिस समय भारत में मुगल काल था उस समय पर्शिया में सफाविद डायनेस्टी का रूल था। तो दूसरी कौन सी है? सफाविद स्कूल ऑफ पर्शियन पेंटिंग। तो ये दो पेंटिंग है जिनके सिंथेसिस के कारण, जिनके मिक्सअप के कारण बनती है आपकी मुगल स्टाइल ऑफ पेंटिंग। याद रखना इसके बारे में आपको। तो बेसिकली क्या है? यूनिक ब्लेंड ऑफ इंडियन, पर्शियन एंड इस्लामिक स्टाइल। क्लियर। याद रखना है आपको। और इस स्कूल ऑफ पेंटिंग का एक डिस्टिंक्टिव फीचर है, वो क्या है कि ये पेंटिंग जो है मिनिएचर पेंटिंग है। इसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे कि मिनिएचर पेंटिंग क्या होती है, इसको अभी हम लोग अच्छे से समझेंगे। क्लियर। कुछ और फीचर्स हैं मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग के, उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, ये जो पेंटिंग्स हैं ये प्रकृति पर आधारित हैं। इनको जो है प्रकृति को ध्यान में रखते हुए चित्रित किया गया है। ठीक है। द पेंटिंग्स बेस्ड अपॉन क्लोज्ड ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचर। क्लियर। तो आपको याद रखना है इन पेंटिंग्स में फाइन और डेलिकेट ड्राइंग वर्क किया जाता है। और देखिए, इन पेंटिंग्स में जो है कैलीग्राफी का प्रयोग किया गया है। कैलीग्राफी क्या होता है? कैलीग्राफी बेसिकली जो कुरान की आयतें होती हैं उनको एक पेंटिंग की फॉर्म दी जाती है फॉर द पर्पज ऑफ डेकोरेशन। क्लियर। तो वो होता है कैलीग्राफी। तो कैलीग्राफी का प्रयोग किया गया है इन पेंटिंग्स में। तो ये भी इसका एक फीचर है, आपको याद रखना है। देखिए, ये जो पेंटिंग्स हैं हाई एस्थेटिक सेंस वाली है, मतलब इन पेंटिंग्स में सौंदर्य पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। क्लियर। याद रखना है आपको। और ये जो पेंटिंग्स हैं ये प्राइमरीली एरिस्टोक्रेटिक है, मतलब इन पेंटिंग्स में जो राजा है और उससे संबंधित जो घटनाएं हैं उनको चित्रित किया जाता है। क्लियर। तो आपको याद रखना है ये पेंटिंग्स प्राइमरीली एरिस्टोक्रेटिक्स हैं, राइट। और ये पेंटिंग्स जो हैं सेक्युलर है,
मतलब इन पेंटिंग्स में किसी विशेष धर्म पर ध्यान नहीं दिया गया। ये पेंटिंग्स जो हैं किसी विशेष धर्म से संबंधित नहीं हैं, बल्कि ये सेक्युलर हैं। क्लियर, आपको याद रखना है धर्म निरपेक्ष हैं। तो ये कुछ फीचर्स हैं मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स के, जिनके बारे में आपको याद रखना है। राइट, चलिए बात करते हैं मिनिएचर पेंटिंग की और इसको समझते हैं कि मिनिएचर पेंटिंग क्या है। चलिए इसको यहां से समझते हैं। देखिए, जो पेंटिंग्स हैं, जो चित्रकला है, उसको हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। एक होती है म्यूरल पेंटिंग्स और दूसरी होती है मिनिएचर पेंटिंग। पहले बात करते हैं म्यूरल पेंटिंग्स के बारे में। तो देखिए, म्यूरल पेंटिंग्स के बारे में आपको याद रखना है कि जो म्यूरल पेंटिंग्स हैं, इनको एंशिएंट टाइम्स में बनाया जाता था, इनको प्राचीन काल में बनाया जाता था। तो आपको याद रखना है ज़्यादातर जो म्यूरल पेंटिंग्स हैं वो एंशिएंट टाइम को बिलोंग करती है। म्यूरल पेंटिंग्स जो हैं ये साइज में बड़ी हैं और इनको दीवारों पर बनाया जाता था। दीवार किसकी? गुफाओं की दीवारें, मंदिरों की दीवारें। क्लियर, तो ये आपको याद रखना है म्यूरल पेंटिंग्स के बारे में कि जो म्यूरल पेंटिंग्स हैं ये साइज में बड़ी हैं और इनको गुफाओं की दीवारों और मंदिरों की दीवारों पर बनाया जाता था। और ज़्यादातर जो पेंटिंग्स हैं म्यूरल पेंटिंग्स, ये प्राचीन काल को बिलोंग करती हैं, एंशिएंट टाइम में ये बनाई जाती थी। याद रहेगा आपको। बात करते हैं मिनिएचर पेंटिंग के बारे में। तो देखिए, मिनिएचर पेंटिंग को बनाने की शुरुआत जो है वो अर्ली मेडिवल पीरियड से शुरू होती है, पूर्व मध्यकाल से शुरू होती है, पोस्ट गुप्ता पीरियड के बाद से शुरू होती है। तो आपको याद रखना है कि मिनिएचर पेंटिंग की शुरुआत जो है पूर्व मध्यकाल से शुरू हो रही है। क्लियर, और इनको जो है पेपर पर, कपड़े पर, पाम लीफ इत्यादि पर इनको बनाया जा सकता है। तो आपको याद रखना है ये जो पेंटिंग्स हैं ये साइज में छोटी होती है। तो आपको याद रखना है। देखिए, आपको यहां पर ध्यान देना है। देखिए, मिनिएचर का मतलब ये नहीं है कि ये पेंटिंग जो है साइज में छोटी होती है। भले ही ये साइज में छोटी है, ये पेंटिंग छोटी है, लेकिन मिनिएचर का मतलब आपको नहीं समझना है कि मिनिएचर का मतलब छोटी पेंटिंग, ये आपको नहीं समझना है। देखिए, मिनिएचर का मतलब क्या है? एक लैटिन वर्ड है मीनियम। क्लियर, मीनियम से बना है मिनिएचर और मीनियम का मतलब होता है रेड कलर। क्लियर, रेड लेड कलर, रेड लेड पेंट। क्लियर, तो होता क्या था? देखिए, पुनर्जागरण काल में, रिनेंसा पीरियड में, जब यूरोप में पुनर्जागरण काल चल रहा था, जब यूरोप में रिनेंसा पीरियड चल रहा था, तो उस समय यूरोप में इन पेंटिंग्स को बनाने की शुरुआत हुई थी। और ये पेंटिंग्स जो हैं रेड लेड पेंट से बनाई जाती थी, जिसको बोला जाता है मीनियम। और यहीं से इन पेंटिंग्स का नाम बना है मिनिएचर पेंटिंग। क्लियर, तो आपको याद रखना है। देखिए, इन पेंटिंग्स के बारे में आपको ये याद रखना है कि भले ही ये पेंटिंग साइज में छोटी हो, लेकिन ये जो पेंटिंग्स हैं वेरी डिटेल्ड हैं। इसका मतलब ये है कि इन पेंटिंग्स में काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है। इन पेंटिंग्स में एक स्टोरी डेवलप होती है, जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हैं। क्लियर, इस फोटो में ये एक किंग है, ये खड़ा है, इसके आसपास इसकी दासियां खड़ी हैं और ये कुछ प्रेज कर रहा है। क्लियर, ये कोई प्रार्थना कर रहा है। तो बेसिकली इन पेंटिंग्स में एक स्टोरी डेवलप होती है, भले ही ये साइज में छोटी हो। तो आपको याद रखना है वेरी डिटेल्ड पेंटिंग्स होती हैं मिनिएचर पेंटिंग। क्लियर, आपको याद रहेगा। आगे बात करें, देखिए ये जो पेंटिंग्स हैं ये फाइन होती है, मतलब इनमें जो पेंटिंग्स का काम किया जा रहा है, इनमें जो चित्रकारी का काम किया जाता है वो बड़ी बारीकी से किया जाता है, सुंदरता के साथ में किया जाता है। क्लियर, तो आपको याद रखना है। और ये जो म्यूरल पेंटिंग्स थी ये क्रूड पेंटिंग्स होती है, मतलब इनमें इतना बारीकी से काम नहीं किया जाता। क्लियर, तो ये डिफरेंस हो गया इनमें। देखिए, ये जो मिनिएचर पेंटिंग्स हैं इनके कुछ रूल्स होते हैं कि आप किस पेंटिंग को मिनिएचर पेंटिंग कहोगे। क्लियर, तो इनके कुछ रूल्स हैं। यहां पर दो रूल्स लिखे हैं, जैसे कि देखिए, पेंटिंग का जो साइज है वो 25 इंच स्क्वायर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देखिए, ये जो पेंटिंग का साइज आपको दिख रहा है ओवरऑल, ये जो पेंटिंग का साइज है ये 25 स्क्वायर इंच से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, तभी हम इसको एक मिनिएचर पेंटिंग कहेंगे। क्लियर, तो पहला ये है। दूसरा रूल है, देखिए जो सब्जेक्ट है पेंटिंग का, जिस पर आधारित पेंटिंग है, जो पेंटिंग का सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट का साइज जो है उसके ओरिजिनल साइज के, उसके एक्चुअल साइज के 1/6 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ रूल्स हैं। अगर कोई पेंटिंग्स इन रूल्स को फॉलो करती है तभी हम लोग उस पेंटिंग्स को एक मिनिएचर पेंटिंग कहेंगे। आई होप कि अब आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा म्यूरल पेंटिंग और मिनिएचर पेंटिंग के बीच में। देखिए, मिनिएचर का मतलब मिनी नहीं होता है, मिनिएचर का मतलब स्मॉल नहीं होता है। तो आपको याद रखना है, भले ही ये जो मिनिएचर पेंटिंग है ये टेक्निकली साइज में स्मॉल है। क्लियर, आई होप कि अब आपको ये समझ में आ गया होगा। राइट, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो मिनिएचर पेंटिंग्स हैं इनमें फाइन वर्क किया जाता है।
राइट। इनमें जो ब्रश है, ब्रश से फाइन वर्क किया जाता है, बारीक काम किया जाता है। ये पेंटिंग जो है काफ़ी क्लियर होती है, सुंदर होती है, तो आपको याद रखना है। और साइज में क्या है, साइज में ये स्मॉल होती है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो है कॉम्प्लेक्स पेंटिंग है। कॉम्प्लेक्स पेंटिंग का मतलब ये है कि ये वेरी डिटेल्ड है, इनमें एक स्टोरी डेवलप होती है, तो ये आपको याद रखना है मिनिएचर पेंटिंग के बारे में। राइट, चलिए आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं अकबर की और देखते हैं कि अकबर का क्या योगदान रहा है चित्रकला के क्षेत्र में। क्लियर। तो सबसे पहले आपको इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये याद रखना है कि अकबर ने चित्रकला से संबंधित एक अलग ही विभाग की स्थापना की थी। क्लियर, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, भूलना नहीं है कि अकबर ने चित्रकला से संबंधित एक अलग ही विभाग की स्थापना की थी। आगे चलकर जब हम जहांगीर के बारे में बात करेंगे तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि जहांगीर ने चित्रकला से संबंधित चित्रशाला की स्थापना की थी। क्लियर। तो दो अलग अलग फैक्ट्स हैं, आपको याद रखने हैं कि अकबर ने चित्रकला से संबंधित विभाग की स्थापना की है और जहांगीर ने चित्रशाला की, याद रहेगा आपको। आगे बात करें, देखिए आईने अकबरी की जो रचना है वो अबुल फजल ने की है। तो अबुल फजल ने आईने अकबरी में अकबर के शासनकाल के समय के बहुत सारे प्रमुख चित्रकारों के नाम मेंशन किए हैं, जैसे कि अब्दुल सम्माद, मीर सैयद अली। क्लियर। तो ये जो अब्दुल सम्माद और मीर सैयद अली हैं ये तो हुमायूं के समय से ही हैं। और देखते हैं दूसरे कौन से प्रमुख चित्रकार हैं जिनका मेंशन मिलता है हमें आईने अकबरी में। और आईने अकबरी की रचना किसने की है, आईने अकबरी की रचना की है अबुल फजल ने। तो देखते हैं, देखिए दसवंत, बसावन, महेश, लाल मुकुंद और सावलदास, तो ये कुछ प्रमुख चित्रकार थे अकबर के समय के। तो इनके नाम आपको बिल्कुल भी नहीं भूलने हैं, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। क्लियर। तो अब्दुल सम्माद और मीर सैयद अली ये तो पहले से ही थे। और यहां पर दो इंपॉर्टेंट नाम आपको याद रखने हैं, दसवंत और बसावन, इनके नाम आपको बिल्कुल भी नहीं भूलने हैं। दसवंत और बसावन जो हैं अकबर के समय के प्रमुख चित्रकार थे। क्लियर। बात करते हैं बसावन की। तो देखिए इस चित्र को आपको ध्यान से देखना है, ये चित्र जो है बसावन के द्वारा बनवाया गया है। क्लियर। देखिए इस चित्र में यहां पर ये है अकबर, इस समय अकबर है 13 साल के, और इस समय अकबर जो है वो मुगल सम्राट हैं और वो एक केस से डील कर रहे हैं। वो केस क्या है, देखिए एक व्यक्ति था जो अकबर के पिता हैं हुमायूं, उनका वो वफादार था, उसको अरेस्ट कर लिया गया था, उसको गिरफ्तार कर लिया गया था और उसी केस से डील कर रहे थे कौन, अकबर। तो ये जो दृश्य है इसको चित्रित किया गया है बसावन के द्वारा। क्लियर। तो देख सकते हैं आप कि बसावन की कितनी बेहतरीन चित्रकारी है। ये जो चित्र है ये है अकबरनामा में। क्लियर। तो बसावन के बारे में आपको याद रखना है कि जो बसावन है वो अकबर के समय के एक प्रमुख चित्रकार हैं। देखिए ये जो पेंटिंग है ये भी एक मिनिएचर पेंटिंग का उदाहरण है। क्यों, क्योंकि देखिए इस साइज में छोटी पेंटिंग है, इस पेंटिंग में एक पूरी की पूरी कहानी डेवलप होती है। राइट, आपको याद रखना है। और इस पेंटिंग में आप देख सकते हैं कि बड़ी बारीकी से काम किया गया है। तो ये क्या है, ये एक मिनिएचर पेंटिंग का उदाहरण है। आगे बात करें, देखिए आपको याद रखना है जजनामा के बारे में। जजनामा क्या है, देखिए जजनामा जो है मीर सैयद अली के 1200 चित्रों का संग्रह है। क्या है, देखिए मीर सैयद अली कौन है, मीर सैयद अली एक प्रमुख चित्रकार हैं, तो उनके 1200 चित्रों का संग्रह है जजनामा। तो जजनामा के बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। आगे बात करें, देखिए आपको इनके बारे में भी याद रखना है, तूती नामा के बारे में और हमजा नामा के बारे में। इनका भी संबंध जो है चित्रकला से है। तो तीन हो गए, जजनामा, तूती नामा और हमजा नामा। तूती नामा के बारे में बात करते हैं। देखिए तूती नामा में जो तूती है इसका मतलब होता है तोता, पैरट। क्लियर। तो तूती नामा जो है ये एक सीरीज है, कहानियों की एक सीरीज है, लगभग 52 कहानियों की एक सीरीज है। और ये कहानियां जो हैं ये पर्शियन कहानियां हैं। क्लियर। तो तूतीनामा क्या है, तूतीनामा जो है लगभग 52 कहानियों की एक सीरीज है और ये जो है ये पर्शियन कहानी है। और इन कहानियों का मेन नरेटर कौन है, इन कहानियों को कहने वाला कौन है, इन कहानियों को कहने वाला है एक तोता। क्लियर। तो ये है तूतीनामा। देखिए इसमें लगभग 250 मिनिएचर पेंटिंग्स बनाई गई हैं मीर सैयद अली और अब्दुल सम्माद के द्वारा, याद रखना आपको। तो क्या है इन कहानियों में, तो देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन कहानियों का जो मेन नरेटर है वो एक तोता है। तो वो तोता जो है वो अपनी ओनर को, अपनी मालकिन को जिसका नाम खोजस्ता है, उसको कहानियां सुनाता है।
तो वही है तूतीनामा। कहानियां क्या है, देखिए ये जो खुजस्ता है, इनके जो हस्बैंड है वो बिजनेस काम के लिए घर से बाहर जाते हैं। तो तोता क्या करता है, तोता अपनी मालकिन को कहानी सुनाता है ताकि वो किसी इल्लिसिट अफेयर में ना पड़ जाएं। ठीक है, तो ये है आपकी थीम तूतीनामा की। तो देखिए इस फोटो में आप देख सकते हैं, यहां पर बैठा हुआ है एक तोता और ये अपनी मालकिन को कहानी सुनाता है। क्यों? क्योंकि ये जो है अपनी मालकिनी को बचाना चाहता है ताकि ये किसी इल्लिसिट अफेयर्स में ना पड़ जाए। तो ये इसकी थीम है तूतीनामा की। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। देखिए इसके बारे में हम लोग यहाँ पर जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो तूतीनामा है ये क्या है, इसमें बेसिकली मिनिएचर पेंटिंग्स बनाई गई है। इसका संबंध भी जो है चित्रकला से है। तो आपको याद रखना है, इस कारण से हम लोगों ने इसके बारे में यहां पर बात की। राइट, आगे बात करें। आगे बात करते हैं जहांगीर की, मुगल सम्राट जहांगीर की बात करते हैं। तो देखिए आपको याद रखना है कि जहांगीर का जो शासनकाल है वो मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल है, गोल्डन पीरियड है। राइट, जो मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग है उसका गोल्डन पीरियड है जहांगीर का शासनकाल। जहांगीर का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है चित्रकला के क्षेत्र में। अगर हम लोग बात करें मुगल शासकों की, राइट, चलिए इनके बारे में बात करते हैं जहांगीर की और देखते हैं कि इनका क्या योगदान रहा है चित्रकला के क्षेत्र में। तो देखिए जहांगीर का जो शासनकाल है वो है आपका 1605 से लेकर 1625 में। 1605 में जो अकबर हैं उनकी मृत्यु होती है और उसी के बाद में जहांगीर जो हैं वो मुगल सम्राट बनते हैं। क्लियर। देखिए जहांगीर के समय जो पेंटिंग्स हैं उनमें जो ब्रश वर्क है, ब्रश का इस्तेमाल है वो और भी फाइन हो गया, मतलब और भी बारीकी से काम किया जाने लगा पेंटिंग्स में। क्लियर। पेंटिंग्स जो हैं वो और भी ज्यादा सुंदर बनाए जाने लगी जहांगीर के काल में। राइट, आगे बात करें। देखिए जहांगीर जो हैं ये यूरोपियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग से इन्फ्लुएंस थे। क्लियर। समय पर आपको ध्यान देना है। देखिए समय है 1605 के आसपास और सन 1600 में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी एंट्री हो चुकी है भारत में। राइट, तो जहांगीर जो हैं वो यूरोपियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग से प्रभावित हैं, याद रखना है आपको। बात करते हैं इनकी थीम की कि इस समय जो पेंटिंग्स बनाई गई उनकी थीम क्या थी। तो देखिए जहांगीर की जो अपनी लाइफ है उस पर आधारित पेंटिंग्स बनाई गई, इंडिविजुअल पोर्ट्रेट्स बनाए गए। राइट, पक्षी, फूल, पशु, तो इन पर आधारित चित्रकारी की गई, इन पर आधारित पेंटिंग्स बनाई गई। तो आपको याद रखना है। देखिए जहांगीरनामा जो है, जो जहांगीर की ऑटोबायोग्राफी है, इसमें भी बहुत सारे चित्र हैं, इसमें भी बहुत सारी पेंटिंग्स हैं। क्लियर। एक इंपॉर्टेंट बात आपको ये याद रखनी है कि जहांगीर के समय की ये जो पेंटिंग्स हैं इनमें नेचुरलिज्म झलकता है। क्लियर। ये जो पेंटिंग है ये रियल पेंटिंग है, इनमें रियलिज्म झलकता है। क्लियर। तो ये एक फीचर है जहांगीर के समय की पेंटिंग्स का, क्या, नेचुरलिज्म। राइट, प्राकृतिक पेंटिंग्स हैं, ये रियल पेंटिंग्स हैं, याद रखना आपको उनके बारे में। राइट, देखिए जहांगीर के समय के सबसे फेमस जो पेंटर हैं उनका नाम है उस्ताद मंसूर। तो नाम भूलना नहीं है कि उस्ताद मंसूर जो हैं जहांगीर के समय के चित्रकार हुए हैं। राइट, बात करते हैं उस्ताद मंसूर की। तो ये हैं कुछ पेंटिंग्स जिनको बनाया गया है उस्ताद मंसूर के द्वारा, जैसे कि डोडो की पेंटिंग। राइट, देख सकते हैं आप कि पक्षियों पर आधारित पेंटिंग बनाई गई। तुलिप, देखिए ये तुलिप फ्लावर है, ये भी जो पेंटिंग है इसको भी उस्ताद मंसूर के द्वारा बनाया गया। तो फूलों पर आधारित पेंटिंग बनाई गई। यहां पर आप देख सकते हैं साइबर क्रेन की पेंटिंग है, तो इसको भी उस्ताद मंसूर के द्वारा बनाया गया है, जो कि एक फेमस पेंटर हुआ करते थे जहांगीर के समय के। क्लियर। तो पक्षियों पर आधारित, फूलों पर आधारित, पशुओं पर आधारित ये अब सब पेंटिंग्स बनाई गई और आप देख सकते हैं कि ये पेंटिंग्स जो है नेचुरल है। राइट, इनमें नेचुरलिज्म झलकता है, रियल पेंटिंग्स हैं। तो ये विशेषता है जहांगीर के समय की पेंटिंग्स की। इसी कारण से जहांगीर का जो शासनकाल है उसको चित्रकला के क्षेत्र का सुवर्ण काल कहा जाता है, याद रखना है आपको उसके बारे में। आगे बात करते हैं शाहजहां की और देखते हैं कि शाहजहां का क्या योगदान रहा है चित्रकला के क्षेत्र में। तो देखिए शाहजहां का शासनकाल है 1628 से लेकर 1659 तक। क्लियर। शाहजहां के समय जो पेंटिंग्स हैं, जो चित्रकला है, उनका विकास जो है अभी भी चल रहा है। क्लियर, याद रखना आपको। लेकिन आपको ध्यान देना है कि इस समय जो पेंटिंग्स हैं वो रिजिड होने लगी, वो फॉर्मल पेंटिंग्स होने लगी। इन पेंटिंग्स से जो है जो नेचुरलिज्म था, जो रियलिज्म था कि पेंटिंग जो है रियल लगती थी देखने में, वो गायब हो गया।
क्लियर, याद रखना आपको ये डिफरेंस है। जहांगीर के समय जो पेंटिंग्स हुआ करती थी वो देखने में रियल लगती थी। इस समय शाहजहां के समय जो पेंटिंग्स बनी है उनसे जो नेचुरलिज्म है वो गायब हो चुका है। जो पेंटिंग्स हैं वो रिजिड होने लगी, पेंटिंग्स जो हैं फॉर्मल होने लगी। और बात करें थीम की, तो देखिए थीम में आपको याद रखना है कि जो शासक हैं, जो एम्परर है, जो किंग है, केवल उसी पर आधारित, मेनली उसी पर आधारित पेंटिंग्स बनाई जाने लगी। जैसे कि जहांगीर के समय हम लोगों ने बात की थी कि पक्षियों पर आधारित, पशुओं पर आधारित, फूलों पर आधारित, राजा पर आधारित। क्लियर, तो इतनी तरीके की वैरायटीज की पेंटिंग्स बनाई जा रही थी। लेकिन शाहजहां के समय केवल राजा पर आधारित ही ज़्यादातर पेंटिंग्स बनाई जाने लगी। और ये जो पेंटिंग्स थी ये एग्जाजेरेटेड थी, मतलब अतिशयोक्तिपूर्ण पेंटिंग्स थी। इस फोटो से आपको यहां पर समझ में आ जाएगा। देखिए इस पेंटिंग को आपको ध्यान से देखना है। ये शाहजहां की पेंटिंग है। इसमें दिखाया गया है कि जो शाहजहां हैं, जो मुगल सम्राट शाहजहां हैं, वो पृथ्वी पर खड़े हुए हैं और ऊपर से आप देखिए, ऊपर आकाश से जो देवी देवता हैं वो उनको देख रहे हैं, वो उनको प्रेज कर रहे हैं। तो ये बेसिकली क्या है, ये एग्जाजरेशन है। क्लियर, अतिशयोक्तिपूर्ण चित्रकला है ये। यहाँ से जो नेचुरलिज्म है, जो रियलिज्म है वो गायब हो चुका है और जो पेंटिंग्स हैं वो रिजिड होने लगी, वो फॉर्मल पेंटिंग होने लगी। क्लियर, तो ये डिफरेंस है जहांगीर के समय की पेंटिंग्स और शाहजहां के समय की पेंटिंग्स के बीच में, याद रहेगा आपको। आगे बात करते हैं औरंगजेब की और देखते हैं कि औरंगजेब का क्या कुछ योगदान रहा है चित्रकला के क्षेत्र में। क्लियर, तो देखिए हम लोग जानते हैं कि औरंगजेब का जो शासनकाल है ये मुगलों के पतन का काल है। इस समय जो मुगल सत्ता थी, जो मुगल साम्राज्य था, उसका पतन होना शुरू हो चुका था। क्लियर, औरंगजेब के शासनकाल के समय, राइट, इस चीज़ को हम लोग जानते हैं। तो देखिए हुआ क्या कि जिन चित्रकारों को संरक्षण मिला करता था मुगल सम्राट के द्वारा, जैसे कि जहांगीर के समय संरक्षण मिला, शाहजहां के समय मिला, अकबर के समय मिला, तो इन शासकों के समय जिन चित्रकारों को मुगल दरबार में संरक्षण मिलता था और वो जो है चित्रकारी किया करते थे, पेंटिंग्स किया करते थे, तो वो जो संरक्षण था वो औरंगजेब के समय मिलना बंद हुआ। तो क्या याद रखना आपको कि औरंगजेब के समय जो चित्रकार थे, और केवल चित्रकार ही नहीं और भी दूसरे विद्वान, उनको संरक्षण मिलना बंद हुआ। तो हुआ क्या कि जो मुगलों की राजधानी हुआ करती थी आगरा में, दिल्ली में, यहाँ से ये जो विद्वान लोग हैं, ये जो चित्रकार हैं, ये माइग्रेट करना शुरू करेंगे, राइट। और ये जो हैं ये भारत में अलग अलग जगह जाकर बसने लगेंगे और वहाँ पर जो हैं जो क्षेत्रीय राजा हैं, राइट, जो क्षेत्रीय शासक होंगे वो इनको अपना संरक्षण देंगे और वहाँ पर जो है चित्रकला की नई नई शैली उभर के सामने आएंगी। ठीक है, तो इस प्रकार से क्षेत्रीय शासकों के संरक्षण देने के कारण, राइट, क्षेत्रीय शासकों के द्वारा चित्रकारों को संरक्षण देने के कारण जो शैलियाँ उभरी हैं चित्रकला की वो हैं आपकी अपभ्रंश शैली, कंपनी शैली। क्लियर, तो ये किस समय उभरी हैं, ये उभरी हैं औरंगजेब के समय। मैंने आपको बता दिया कि ये क्यों उभरी हैं। तो औरंगजेब के बारे में बस आपको इतना ही याद रखना है, औरंगजेब का कोई खास योगदान नहीं रहा है चित्रकला के क्षेत्र में। क्लियर, तो ये आपको याद रखना है। आगे बात करें, देखिए एक छोटी सी बात आपको जैन पेंटिंग्स के बारे में ये याद रखनी है कि इस समय जो जैन पेंटिंग्स का केंद्र हुआ करता था वो था मथुरा। मथुरा में जो है बहुत सारी जैन धर्म से संबंधित जो पेंटिंग्स हैं वो बनाई गई हैं। तो मथुरा जो है, मथुरा जैन पेंटिंग्स का सेंटर हुआ करता था। तो ये भी आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है। यहाँ पर हालांकि ये एक मूर्ति है, एक स्कल्पचर है। क्या है, जैन तीर्थंकर नेमिनाथ की ये एक मूर्ति है। कहाँ से मिली है, ये मिली है मथुरा से। क्लियर, तो याद रखना है कि मथुरा जो है ये सेंटर हुआ करता था जैन पेंटिंग्स का। क्लियर, आगे बात करें तो देखिए इस डिस्कशन में इतना ही, जिसमें आज हम लोगों ने बात की है मध्यकाल की और ये देखने की कोशिश की है कि मध्यकाल में चित्रकला का किस प्रकार से विकास हुआ है। हम लोगों ने बात की है मध्यकाल की और चित्रकला से संबंधित जो इंपोर्टेंट फैक्ट्स थे उनको हम लोगों ने डिस्कस किया। क्लियर, आई होप कि आपको पूरा का पूरा डिस्कशन समझ में आया होगा। देखिए आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि आपको ये डिस्कशन कैसा लगा है, कितना बेनिफिशियल आपके लिए डिस्कशन रहा है और आपको इसमें क्या कुछ समझ में आया है, तो ये कमेंट करके मुझे बता देना है। तो इस डिस्कशन में इतना ही है। इससे आगे का डिस्कशन हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग बात करेंगे आधुनिक काल की और हम लोग देखेंगे कि आधुनिक काल में किस प्रकार से विकास हुआ है चित्रकला का। इससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।